नमस्कार। आज टेक्सटाइल साइंस के अंतर्गत अगली कक्षा में हम जो पिछला क्रम था उसी को आगे बढ़ाते हुए सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स यानी कि वस्त्रों का चयन और कुछ टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे, अध्ययन करेंगे। सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स में हमने जाना था कि किस प्रकार से क्या क्या कारक होते हैं जो किसी भी वस्त्र के चयन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, और आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि जो और कारक हमारे वस्त्रों के चयन को प्रभावित करते हैं। प्रयोजन, वस्त्र की कार्यक्षमता, टिकाऊपन, ये हमने पिछली कक्षा में चर्चा कर ली थी। इसी के साथ वस्त्र की सुंदरता व आकर्षण, मौसम के अनुरूप चयन, वस्त्र का रंग, फैशन, स्टाइल, शैली, ये सभी हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। आज की कक्षा में आगे के कारक देखते हैं। उसमें आ जाता है सबसे पहले क्वालिटी एंड ग्रेड। क्वालिटी से तात्पर्य क्या है? किस्म व श्रेणी। किस्म यानी कि जो भी फाइबर लिया गया है जिससे कि वो वस्त्र का निर्माण हुआ है वो किस श्रेणी का है, किस क्वालिटी का है और किस ग्रेड का है। उसकी गुणवत्ता के आधार पे उसे ग्रेड डिसाइड होते हैं। जैसे कि सिल्क फाइबर है तो रेशम का जो रेशा है जो छोटा होगा उसकी क्वालिटी थोड़ी निम्न होगी, उससे बड़ा आकार का होगा तो मध्यम गुणवत्ता का होगा, और जो और लंबा होगा जिसे हम कहते हैं फिलामेंट, तो वो लंबा रेशा जो है उससे उच्च क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्र का, सिल्क रेशमी वस्त्र का निर्माण होता है। तो क्वालिटी रेशे तंतु के ऊपर निर्भर करती है, जितनी भी परिसज्जाएं उसके ऊपर की जाती हैं उसके ऊपर भी निर्भर करती है। मुख्य रूप से वस्त्र की जो रेशों का जो उद्गम है वो देखा जाता है। जो छोटे रेशे प्राप्त हो रहे हैं उन्हें स्टेपल रेशा कहा जाता है, जो लंबे रेशे होते हैं उन्हें फिलामेंट कहा जाता है। तो जो छोटा होगा वो थोड़ा सा उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम होगी, निम्न दर्जे की होगी, और जो लंबा रेशा होगा उसकी क्वालिटी बेटर होगी, अच्छी होगी। फिर इन एडिशन जब वस्त्र का निर्माण होता है, रेशे से वस्त्र का निर्माण होता है, तो उस पर विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं की जाती हैं, और जो परिसज्जाएं हैं वो उसके सौंदर्य, कपड़े के सौंदर्य को बढ़ाती हैं, उस पर वृद्धि करती हैं। तो परिसज्जा भी अलग अलग टाइप की हैं, जो अलग एक विस्तृत विषय है फैब्रिक फिनिशेस का, यानी विभिन्न प्रकार की परिसज्जाओं का, उसके अंतर्गत हम देखेंगे। तो जब हम कपड़ों का चयन करते हैं ना तो क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप बढ़िया सिल्क का लेना चाहते हैं तो वो महंगा होगा, आपको सिल्क लेना है लेकिन छोटे छोटे फाइबर से बना हुआ जो कपड़ा या साड़ी होगी वो थोड़ी सस्ती होगी। इसी प्रकार से अगर आप लंबी बड़ी वूल, ऊन का बना हुआ वस्त्र लेना चाहेंगे तो वो महंगा होगा, क्योंकि वो अच्छे ग्रेड का है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। अगला पॉइंट देखें कि वस्त्र की धुलाई। वस्त्र की धुलाई से तात्पर्य है कि किसी भी वस्त्र को धोना कैसे है। आप रोज़ के दैनिक जीवन में कैसे वस्त्र चुनना पसंद करते हैं जो कि ईजी टू वॉश हो, वॉशेबल हो, उसको समस्या नहीं हो है आपको ज़्यादा धोने में, जल्दी से धुल जाए, ईज़िली धुल जाए। मशीन में धो रहे तो उसमें भी हो, रंग ना निकलता हो। तो धुलाई में जितनी सरलता होगी, रोज़ के कपड़े आप खरीदने, उसकी संभावना उस पर्पस के लिए खरीदने के लिए उतनी ही बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसे कपड़े भी होते हैं जिनकी धुलाई में या उनको संग्रहित करके रखने में भी थोड़ा सा कठिनाई होती है, थोड़ी मेहनत लगती है, जैसे कि ऊनी वस्त्र। तो कपड़ों की केयर कितनी करनी पड़ रही है, कैसे उनको संरक्षित करके रखना पड़ रहा है, ये भी हमारे वस्त्रों के चयन को प्रभावित करती है। अगर आपके पास सूती कपड़े जितने ज़्यादा होंगे उसकी तुलना में ऊनी कपड़े आपके पास कम होंगे। सूती कपड़े आप पहने तो आपके पास टी शर्ट, शर्ट, कुर्ता, सलवार, पजामी बहुत सारे होंगे। क्यों? क्योंकि उनको मेंटेन करना इजी होता है, सरल होता है, उनकी धुलाई भी आसान है और उनको संग्रहित करके रखना भी
आसान होता है। लेकिन वहीं ऊनी कपड़े हैं, उसकी धुलाई थोड़ी सी मुश्किल है। आप उसको ऐसे ही मशीन में डाल के नॉर्मल डिटर्जेंट से नहीं धोते, उसके लिए ख़ास डिटर्जेंट भी होता है या वॉश होता है उसके लिए ख़ास, जिसमें ऊनी कपड़ों को देखते हैं। और रेशमी कपड़े के लिए तो और ड्राई क्लीन कराना पड़ता है, और ऊनी में भी जो अच्छी क्वालिटी वाले होते हैं उनको आपको ड्राई क्लीन कराना पड़ता है। तो इसलिए आप कपड़ा ख़रीदते हुए ये वाले दोनों फैक्टर्स को बहुत ध्यान से देखते हो कि उसकी धुलाई वस्त्र की कितनी सरल है, और उसको देखभाल करने में, उसको संरक्षित करने में कितना समय बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा मेहनत और समय तो नहीं लग रहा। कई कपड़े होते हैं आपने आराम से उसको धोया, सुखाया, डाल दिया। जो जल्दी से बहुत क्रश होने वाले कपड़े होते हैं वो हम लेना सामान्यतः नहीं प्रेफर करते। आप आराम से धो सको ऐसे कपड़े होते हैं जिनका रंग भी ना जाए धोने के बाद, वो भी हो। तो इसीलिए सूती, रेशमी और ऊनी कपड़ों की अगर हम तुलना करते हैं तो सूती सबसे ज़्यादा नंबर ले जाते हैं, सबसे ज़्यादा अंक ले जाते हैं कि उनकी सार संभाल भी आसान है और ऊनी और रेशमी की तुलना में, और उनको उसकी क्वालिटीज़, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी है और उसकी धुलाई भी आसान है। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रकार के वस्त्र और फैब्रिक्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन जितना मुश्किल उसको संभाल के रखना होता है उतना ही कम संभावनाएं हो जाती हैं कि हम उसको खरीदें। और अगर हम खरीदते भी हैं तो कुछ विशिष्ट अवसर के लिए या किसी खास प्रयोजन के लिए ही खरीदते हैं। तो वस्त्रों की धुलाई, उसका संचयन और उसकी संग्रहण, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, वरना उससे वस्त्र को क्षति हो जाती है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉस्ट अर्थात मूल्य। किसी भी वस्त्र का मूल्य बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम कोई भी कपड़ा खरीदते हैं तो अपने बजट के अनुरूप खरीदते हैं, और उस बजट के हिसाब से ही हम कपड़े की क्वालिटी को डिसाइड करते हैं। तो मूल्य तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपको अपने बजट में सम्मिलित करते हुए उसे लेना है। तो अगर आपको विशिष्ट अवसर के लिए भी कोई वस्त्र लेना है तो भी आप अपना बजट निर्धारित करते हैं कि हाँ ये लिमिट है और इसके अंतर्गत जो चीज़ आती है उसको आप क्रय करते हैं। विशिष्ट अवसर के लिए आप ज़रूर थोड़ा अधिक बजट रखते हैं, अधिक मूल्य के वस्त्र लेना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो सामान्य तौर पे रोज़मर्रा के जीवन में, स्कूल में, कॉलेज में या इस प्रकार की अवसरों पे डेली वेयर में जो कपड़े पहने जाते हैं उसमें सस्ता, सुंदर, टिकाऊ होना बहुत ज़रूरी है। तो कपड़े में वो गुण होने चाहिए, उसका मूल्य भी सही होना चाहिए, लेकिन क्वालिटी भी मूल्य के हिसाब से अच्छी होनी चाहिए। ऐसे वस्त्र हम लेना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस वस्त्रों का चयन करते हुए हम किन किन बातों का ध्यान सामान्यतः रखते हैं। अब हम टेक्सटाइल से ही जुड़ी हुई कुछ विशिष्ट टर्म्स को या कुछ शब्दावली को देख लेते हैं। आप स्लाइड में देख रहे हैं कि उसमें लिखा है, 3 शब्द लिखे हैं। एक एक करके हम टर्म्स को देखते और समझते हैं। सबसे पहले ब्लेंडिंग की चर्चा मैंने इसी कक्षा में, पिछली कक्षा में की थी। ब्लेंडिंग से तात्पर्य क्या है? ब्लेंडिंग को हिंदी में कहेंगे मिश्रित करना। क्या मिश्रित किया जाता है इसमें? विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वाले, अलग अलग गुणों वाले रेशों को मिश्रित करने की जो प्रक्रिया है और फिर उससे जैसे वस्त्र का निर्माण किया जाता है, इस प्रक्रिया को ब्लेंडिंग कहते हैं। जैसे हम कलर्स को मिलाते हैं ना, अगर आप पेंटिंग करेंगे तो रंगों को मिलाते हैं, लाल मिलाया, साथ में आपने येलो मिलाया, ऑरेंज कलर मिल गया, बन गया। तो ऐसे आपने कई बार देखा होगा, जो दिखने में वस्त्र साफ साफ दिख जाता है, धूप छांव वाले जो होते हैं, जिसमें 2 ताना बाना अलग अलग प्रकार के धागों का किया जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग गुणों के धागों को यूज़ किया जाता है, अलग अलग किस्म के धागों को यूज़ किया जाता है, साथ में ब्लेंड किया जाता है, फिर उसकी रीलिंग की जाती है। तंतुओं को पहले इकट्ठा किया जाता है, तंतुओं को ट्विस्टिंग देते हुए रीलिंग की जाती है, उसकी रील्स बनाई जाती हैं। तो ये ब्लेंडिंग से तात्पर्य ये है कि जिसमें अलग अलग रेशों को, विभिन्न प्रकार के जो हमारे रेशे हैं, उन अलग रेशों को एक साथ मिलाना, इसी को ब्लेंडिंग कहते हैं। अगला
टर्म है फिनिशेस यानी कि परिसज्जा। फिनिशेस से तात्पर्य क्या है? जब कपड़ा बन गया, तंतु से जब वस्त्र का निर्माण हो गया, उसके बाद जो परिसज्जा उसके ऊपर दी जा रही है, जो सजावट उसके ऊपर की जा रही है, उसको और सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए उसी को हम फिनिश कहते हैं। बहुत सारी फिनिश हो सकती है, जैसे कि प्रिंटिंग एक प्रकार की फिनिश है, ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, मर्सराइजिंग एक फिनिश है, वाटर प्रूफिंग एक फिनिश है, यानी कपड़े को वाटर प्रूफ क्वालिटीज़ की, पानी का असर उस पर ना हो, या फायर प्रूफिंग भी एक फिनिश है। तो जल अभेद्य बनाना या अग्नि अभेद्य बनाना, ये सब परिसज्जाओं के माध्यम से किया जाता है, इसको कहते हैं फिनिशेस। तीसरा पॉइंट आप देख रहे हो श्रिंकेज। श्रिंकेज से तात्पर्य है सिकुड़न। जब आप कपड़ा धोते हैं तो उसमें क्या होता है, वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। पहली बार आपने कपड़ा धोया, और ज़्यादातर ये सूती में होता है, ऊनी में भी होता है बहुत ज़्यादा, रेशमी में भी होगा जब धोगे। सूती कपड़ा जब नया होता है, उसे आप धोते हैं और उसके बाद प्रेस करते हैं तो थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है वो, जो प्योर कॉटन का होता है। तो इसी को सिकुड़न कहते हैं या श्रिंकेज बोलते हैं। इससे तात्पर्य क्या है? सिकुड़न वो है जो भीगने पर वस्त्रों के कम आकार या छोटे होने की जो प्रकृति है उसकी, उसे हम श्रिंकेज कहते हैं। अगला पॉइंट देखो आप, क्रीज रेजिस्टेंस। क्रीज रेजिस्टेंस यानी कि सिलवट प्रतिरोधकता। कपड़ों में सिलवटें पड़ जाती हैं, आपने ड्रेस पहनी है, पहने बैठे तो क्या होगा, सिलवट पड़ जाएगी। तो ये अलग अलग रेशों में, अलग अलग कपड़ों में, वस्त्रों में गुण होते हैं। कोई जल्दी उसमें सिलवट पड़ जाती है, किसी में देर में सिलवट पड़ती है, क्रीज पड़ती हैं। तो सिलवट को मिटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको आयरन करते हैं, यानी कि कपड़े को प्रेस करते हैं। तो क्रीज रेजिस्टेंस से क्या तात्पर्य है? क्रीज रेजिस्टेंस से तात्पर्य है कि वो कुछ वस्त्र में सिलवटें न पड़ना। तो जितने रासायनिक या कृत्रिम तंतुओं से बने हुए वस्त्र हैं, जैसे कि नायलॉन, पॉलिएस्टर, इन जो सिंथेटिक कपड़े अपन पहनते हैं, सिंथेटिक साड़ियाँ पहनती हैं महिलाएं, तो उसमें ये जो सिलवटें हैं वो नहीं पड़ती, तो उसमें प्रेस करने की, आयरन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इससे कहते हैं कपड़े की क्रीज रेजिस्टेंस। तो जो मानवकृत तंतु हैं उसमें क्रीज रेजिस्टेंस या सिलवट प्रतिरोधकता अधिक होती है, उसमें सिलवट नहीं पड़ती। और जो सूती और जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त तंतु हैं, सूती है, रेशम है, इनमें सिलवटें अधिक पड़ती हैं। अगला पॉइंट देखें, वार्प। वार्प यानी कि लंबवत धागा, इसे हिंदी में हम कहते हैं ताना। जब कपड़े की वीविंग होती है, बुनाई होती है, तो जो लंबे वाला धागा होता है, जो ऊपर से नीचे आ रहा है लंबाई में सीधा, जिसे हम कहेंगे वर्टिकल, उसे हम कहते हैं वार्प यानी कि ताना। ताना बाना आपने शब्द सुना होगा, अंग्रेजी में इसे कहते हैं वार्प और वेफ्ट। तो सीधा आएगा वो है वार्प, और जो उल्टा, उसके उलट यानी कि अनुप्रस्थ धागा जो है परपेंडिकुलर, वो उसे हम कहेंगे बाना। तो ताना और बाना, ये बुनाई की प्रक्रिया के अंतर्गत ताना और बाना करते हुए वस्त्रों का बुनाई होती है, वस्त्र का निर्माण होता है। फाइबर्स, पूरा टेक्सटाइल साइंस ही फाइबर्स के ऊपर केंद्रित है। फाइबर्स को हिंदी में कहते हैं रेशे या तंतु। रेशे या तंतु क्या होते हैं? वो सबसे छोटी इकाई जो वस्त्र की है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दी फैब्रिक। क्या होती है? जैसे सूती कपड़ा किससे बना है? सूती कपड़ा, सूती फाइबर, सूती तंतु से बना है, जो कि कपास से हमें प्राप्त हो रहा है। कपास के पॉड से, उसके कोए से प्राप्त हो रहा है। पॉड्स बोलता है, जो पका हुआ जो फल होता है कपास का, वो फट जाता है, उसमें से जो रुई हमको मिल रही है ना, तो वो रुई ही कपास का तंतु है, तो उसे हम कहते हैं फाइबर। इसी प्रकार से वूल, ऊन हमें कहाँ से मिल रही है? ऊन हमें भेड़ से मिल रही है, या जितने और जानवर हैं उनके बालों से प्राप्त हो रही है। तो
वो ऊनी तंतु क्या होगा, वो जो बाल उनका प्राप्त हो रहा है उसे तंतु कहते हैं। अब ये जो तंतु हमें प्राप्त हुआ ये आगे फिर और प्रक्रियाओं से गुजरता है, और प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद फिर वो अलग अलग प्रोसेसेस से कंप्लीट होने के बाद, गुजरने के बाद वो भी प्रक्रियाएं हम जानेंगे। पूरा चैप्टर है, एक एक तंतु को हम पढ़ेंगे। उन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद फिर वस्त्र का निर्माण होता है, और वस्त्र का निर्माण होता है बाद में उसकी परिसज्जा होती है। तो इस प्रकार से ये पूरी फाइबर से लेके फैब्रिक बनने की प्रक्रिया होती है। तो आज की कक्षा में हमने टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स, कुछ शब्दावली को जाना, और वस्त्रों के चयन के जो बचे हुए बिंदु थे उसकी हमने चर्चा की। सामने स्लाइड पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ, चेंज इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल ट्रू लर्निंग। यानी कि जो कुछ आपने सीखा है उससे अगर किसी प्रकार का बदलाव आप नहीं ला पाते, इसका मतलब आपने कुछ सीखा ही नहीं। आवश्यकता क्या है, जो भी हम जानें, सीखें, जो भी ज्ञान हम प्राप्त करें उससे हम बदलाव लाएं, एक सकारात्मक परिवर्तन, एक सकारात्मक बदलाव जीवन में, अपने आसपास से जुड़े हुए और ज़रूरतमंद लोगों के जीवन में बदलाव लाएं। यह बात अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।